सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करवाने वाला हूँ पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में थोड़े से पार्लियामेंट्री मोशंस कराऊंगा मैं। तो पार्लियामेंट्री मोशंस को समझने के लिए, पार्लियामेंट्री मोशन में आपके बेसिकली ये है एडजर्नमेंट, कॉल अटेंशन, ठीक है, निंदा वाला, सेंसर मोशन, कट ऑफ मोशन और कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब आपने सुने होंगे। इसको समझाने से पहले मुझे थोड़े से पार्लियामेंट्री लॉज पढ़ाने पड़ेंगे, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा पार्लियामेंट्री लॉज पे चलते हैं, जो कि आर्टिकल 118 में दिया हुआ है। ये जैसा कि दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, 118 आर्टिकल में दिया हुआ है पार्लियामेंट्री लॉज। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन आवर्स की। तो क्वेश्चन आवर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, बेसिकली डाटा इकट्ठा करा जाता है कि कितने क्वेश्चन पूछने हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर 11 से 12 बजे का टाइम होता है, 11 AM से 12 PM, यानी 1 घंटे का टाइम होता है। किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन आवर्स, डिस्कशन के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं: स्टेड क्वेश्चन, अनस्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड हाफ आवर क्वेश्चन। तो बेसिकली जो स्टेड और अनस्टेड क्वेश्चन होते हैं, ये 10 डेज प्रायर नोटिस से दिए जाते हैं। इसमें प्रायर नोटिस दिया जाता है। अगर आपको स्टेड और अनस्टेड क्वेश्चन, पहले मैं आप इनको बताता हूँ कि स्टेड और अनस्टेड क्वेश्चन होते क्या हैं। तो बेसिकली ओरल क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये आपके स्टेड क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे? जैसे मान के चलो कि आर्टिकल 17 पे अगर डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, कोई केस आया, कोई इशू आया, तो वहाँ पर अगर 17 पे डिस्कशन चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा हट के किसी और टॉपिक पे बात हो जाए, मतलब उससे ही कॉम्प्लीमेंट्री इशू से हम बात कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इशू पे। वरना अगर अनस्टेड में क्या होता है कि रिटन आंसर और नो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, उसमें रिटन आंसर होता है सीधा कि आर्टिकल 17 में ये दिया हुआ है, ये है, वो है, इस आदमी ने ये कर दिया, इसको ये हो गया। तो बेसिकली उसमें आपको एक क्लियर नहीं हो पाता है कि हाँ भाई, अब आपको बिल्कुल बाल में से, वो ना बाल में से खाल निकालते हैं, तो इसमें आप ओरल क्वेश्चन में थोड़ा सा बाल में से खाल निकाल सकते हो, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ के। सो ये है। अब ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है कि अनस्टेड एंड स्टेड जब भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 10 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है। बिना 10 दिन के प्रायर नोटिस के आप इन क्वेश्चंस को पूछ नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी उस चीज़ को पहले समझना, तैयार करना पड़ेगा कि बोलना क्या है उन लोगों को। तो शॉर्ट डे नोटिस में होता है दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दैट हैव टू आंसर इन 10 डेज। ये ओरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये भी ओरल क्वेश्चंस होते हैं। ये है शॉर्ट डेज वाले, ठीक है। अच्छा, हाफ आवर क्वेश्चंस होते हैं, ये 5 से 5:30 के बीच में होते हैं। हाफ आवर पहले ही कह रहा है, तो 5 से 5:30 के बीच में होते हैं। तो हाफ आवर क्वेश्चन में लोकसभा के जो टाइम होता है, वो होता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, एक दिन छोड़ के, और राज्यसभा में किसी भी टाइम पे हो सकता है। तो पहली बात, लोकसभा एक परमानेंट सदन नहीं है, बट कि, और हमारा जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट कैबिनेट्स का मेंबर्स का गठन है। तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। मैं बताऊंगा आगे किस तरह से। तो जब भी आपको हाफ आवर वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, सम क्वेश्चन जो कि स्टिल जो आपके रह गए हैं, उनको थोड़ा सा और रिव्यू देना है और उन पर थोड़ा सा पूछना है कुछ, तो आप उनको पूछ सकते हो। और 3 दिन के अंदर ही पूछना है, क्योंकि जो स्पीच तैयार करके आए होंगे ना वहाँ पे जो लोग सदन में, वो ज़्यादा दिन तक स्पीच याद तो रखेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा में इतने पढ़े लिखे तो आदमी है नहीं। तो ये है, राज्यसभा में तो कहा जाता है कि हाँ थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लोकसभा में सब ऐसे ही है, नेतागिरी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है आपका 0R, ठीक है। 0R कहाँ है? 0R। तो अब चलते हैं 0R पे। तो बेसिकली 0R क्या होता है? 0R में हम 0R को 12 बजे का टाइम मानते हैं। इस 0R में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होता है। क्वेश्चन बिना प्रायर नोटिस के आप पूछ सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट का है, और 0R में। और कितनी चीज़ें पूछ सकते हो? मैक्सिमम 20 चीज़ें, ठीक है। 0R के टाइम पे 12 बजे का टाइम होता है 0R। तो 0R इज़ नॉट इवन इन एनी पार्लियामेंट्री, मतलब ये ऐसे ही बना दिया गया है, ठीक है ना।
मतलब कैसी कोई लिखा विखा नहीं है, जैसे सारे लिखे हुए हैं कि स्टैड क्वेश्चन, अनस्टैड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये सारे गिवन है। बट ये कोई गिवन नहीं है कि 0R, ऐसा कुछ पार्लियामेंट में या किसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 0R नाम का कुछ होता है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसी मीडिया ने नाम दे दिया है, ठीक है ये चीज़। अच्छा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इंट्रोडक्शन बाय अपोजिशन। अच्छा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ये अपोजिशन जो होती है, अपोजिशन जो पार्टी होती है वो इसको लेकर आती है, इज़ अ वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल। अगर पार्लियामेंट्री रूल का वायलेशन होता है तो अपोजिशन लेके आती है कि भाई पार्लियामेंट्री रूल है, ये वायलेट हो रहा है और इसे अपोजिशन हम ये लाना चाह रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीजन आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर का होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पीठासीन कहते हैं, ठीक है। नाउ कोरम, कोरम क्या है कि द मिनिमम नंबर दैट इज नेसेसरी टू रन अ पार्लियामेंट दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंटिंग देयर, ठीक है। ये होना चाहिए मिनिमम नंबर्स के, आपकी पार्लियामेंट कैसे चलेगी, कितने नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, तो 1/10 ऑफ द टोटल होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री मोशन, अब हम चलते हैं पार्लियामेंट्री मोशन पे। अब क्या है, ये है आपके कुछ टाइप है, एडजर्नमेंट, कॉल अटेंशन, सेंसर, कट एंड कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो एडजर्नमेंट में क्या होता है? ओनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है एक्सेप्टिंग बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर, मतलब पीठासीन के द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए। कॉल अटेंशन में क्या होता है? यही वही सेम है बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, बट इसमें शॉर्ट डिसीजन लिया जाता है कम टाइम के अंदर, ठीक है। कम टाइम में शॉर्ट डिसीजन लिया जाता है। तो क्योंकि जब ये एडजर्नमेंट वाला जो केस था ना, ये बहुत पंगे वाला केस था। इसमें क्या है, एडजर्नमेंट केस अगर एक बार भी कोई, एडजर्नमेंट क्या होता है, जो भी आपको करेंटली जो चीज़ चल रही है उसका एडजर्नमेंट, यानी सब चीज़ें भाड़ में गई, पहले जो पब्लिक जो अभी जो मेन मुद्दा है उसको छेड़ दिया है, अब वो मेन मुद्दा जब तक चलता रहेगा जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैटर है वो कब तक चलता रहेगा उसका, अंटिल द पार्लियामेंट वुड नॉट बी फ्री, तब तक पार्लियामेंट बंद नहीं होगी, तब तक वो संसद चलता ही रहेगा, जब तक जो एडजर्नमेंट वाला इशू चल रहा है तब तक। तो ये समय वेस्टिंग बहुत था, तो इसलिए कॉल अटेंशन वाला हम उसको ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो कॉल अटेंशन में शॉर्ट नोटिस दे दिया जाता है, जल्दी और काम भी होता है। तो सेंसर मोशन इसके बाद बोलते हैं, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि अपोजिशन लाती है सदन के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी के अपोजिशन में, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड। लेकिन जब भी सेंसर मोशन पास होगा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, नो नीड टू रिज़ाइन व्हेन सेंसर मोशन इज़ पास्ड। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर सेंसर मोशन पास होगा तो, ठीक है। सेंसर मतलब होता है निंदा, तो ऐसी बात नहीं है आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अपोजिशन एज टू, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन को रीज़न ज़रूर बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुमने सेंसर मोशन निकाला क्यों है। एक होता है प्रिविलेज्ड मोशन, गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखो संसद में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे ना, वहाँ पे भी एक लॉ पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिविलेज मोशन लग जाएगा कि अगर आपने गलत चीज़ कहीं भी संसद में बोली है, ठीक है। जैसे अभी क्या मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही हमारी इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब वहाँ पे एक सदन है, अपोजिशन पार्टी के कांग्रेस के लीडर हैं, नाम याद नहीं मुझे, उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया है। तो अब वो मैटर चल रहा है, तो सब उस पर बोलने लगे हैं। निर्मला सीतारमण तो रिप्लाई ही नहीं कर रही उस चीज़ का, वो कह रही हैं कि आपने गलत बोला है, वो तो यही कह रही हैं, और जो जिन्होंने ये बोला है वो कह रहे हैं कि निकल गया, क्योंकि स्पीच में बोलते समय जल्दी जल्दी में वो निकल गया है। लेकिन हाँ, माफ़ी मांगने को वो राजी नहीं है। निर्मला सीतारमण कह रही हैं उन्होंने अपनी जानबूझकर बोला है, तो ये समय पता होगा आपको चल रहा है। तो कट मोशन क्या होता है, चलो, दीज मोशन आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ बजट बाय अपोजिशन। तो अपोजिशन इंट्रोड्यूस करती है जब बजट का टाइम आता है तब की टाइम पे, ठीक है। इफ दीज मोशन इंस्पायर्ड द गवर्नमेंट हैव टू रिजाइन। हाँ, गवर्नमेंट को कब रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, जब सेंसर मोशन पास होगा, निंदा वाला। लेकिन गवर्नमेंट कब रिजाइन करेगी, जब कट आउट मोशन पास होगा, कट वाला जो मोशन है, अगर कट वाला मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, अगर उसकी मेजोरिटी नहीं आई लोकसभा के अंदर, उस पर लीडिंग पार्टी जो है उसकी। अब बात आती है नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मोशन पे। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कौन करता है।
सबसे पहली बात, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी पास करती है जिसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ लोकसभा के अंदर पास होगा। क्योंकि लोकसभा के अंदर तो एज यूजुअली पास होगा, क्यों? क्योंकि लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकती है। राज्यसभा एज अ परमानेंट जो होती है वो तो राज्यसभा होती है। लोकसभा इज़ नॉट परमानेंट, इट कैन बी डिसॉल्व। जो लीडिंग पार्टी में अगर उसको मेजोरिटी ना मिले तो वो डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा, ठीक है। तो यही है, नोट इट फॉर द रीजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस रीजन अगर किसी ने पास कर दिया, किसी अपोजिशन पार्टी ने, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई कोई हमें रीज़न बताओ क्यों पास करा। तो उन लोगों को लगता है तो वो करवा देते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे होगा, मैं बताऊंगा अभी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था, उसमें जेपी कृपलानी जी थे, उनसे थोड़ा सा होगा उनका। तो 1963 में उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया था, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे जो कांग्रेस के जो वो थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल नेहरू का बहुत अच्छा खासा नाम था कांग्रेस में, ठीक है। तो इतनी सत्ता थी तो कॉन्फिडेंस मोशन को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 2 बार पास हुआ, दोनों बार फेल हो गए, ठीक है। अभी और भी आएंगे, जैसे चौधरी चरण सिंह के पास हुआ था पहली बार 1979 में, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में 1979 में चौधरी चरण सिंह जी ने जिस दिन डिसीजन आना था उसी दिन ही जाके रिज़ाइन मार दिया प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाके। तो मैं बताऊंगा हमें। चलो अब चलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन पे। तो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या था? गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो है वो पास करती है, हमेशा लोकसभा ही पास करेगी। जैसे मैंने बताया, राज्यसभा एज अ परमानेंट मेंबर की कैबिनेट है, तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, तो लोकसभा में ही पास होगा। चलो अब इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन लाता कौन है? तो बेसिकली कॉन्फिडेंस मोशन हमारा प्रेसिडेंट लाएगा। कौन लाएगा? प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें ये नहीं है प्रेसिडेंट को लगा के, ठीक है आप दिखा लो एक बार, अगर आपको कॉन्फिडेंस मोशन का कुछ लग रहा है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट लाएगा। तो प्रेसिडेंट अब अगर मेजोरिटी प्रूफ हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, अगर कॉन्फिडेंस मोशन में मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई तो आपको क्या रिज़ाइन देना पड़ेगा? नहीं, आपको रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं दिखाता हूँ, आपको रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को रिज़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी ने निकाला है। लेकिन जब इसमें होगा तो COM जो होगी वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मोशन वाला है, ठीक है, कॉन्फिडेंस वाला, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस कौन पास करेगा? अपोजिशन पार्टी, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन पार्टी करेगी। सो ये है बेसिकली। तो मैंने बताया जेपी कृपलानी वाला केस 1963 में, चौधरी चरण सिंह जी वाला बनाया था, वो प्रेसिडेंट के ऑफिस चले गए तो रिज़ाइन मार दिया था, क्योंकि भाई नहीं हो रही होगी। ये चौधरी चरण सिंह और एक और थे जिनमें बहुत टक्कर चली थी, ये चाह रहे थे कि भाई हमें जल्दी बनाओ, हमें बनना है PM PM PM। तो जिस दिन इन्हें बनाया, अब लेकिन इनकी सेकंड वोटिंग में इनका नाम आया था। पहले वो वाला था ना सिस्टम, फर्स्ट वाला तो था, फर्स्ट वाला ही था पहले, ठीक है। तो सेकंड वोटिंग में इनका नाम आया था, इनको कोटा नहीं मिला था 50% वाला, तो सेकंड वोटिंग में नाम आया था। तो इनकी इतनी मेजोरिटी थी नहीं सदन के अंदर, बेसिकली ये हार गए। इन्हें भी पता था हारेंगे, ये सीधे प्रेसिडेंट में ऑफिस में जाके रिज़ाइन मारे हैं। तो हम बोलते हैं कि पहले आदमी जिन्होंने इस चीज़ के लिए फाइट करी थी, भले ही हारे थे, तो कॉन्फिडेंस मोशन के फाइट में VP सिंह थे एंड SD देवगौड़ा, हरदनहल्ली गोटिवगौड़ा देवगौड़े वही हैं। तो 1990 में VP सिंह एंड 1997 में हरदनहल्ली ने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था और उनकी मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पाई थी, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अच्छा, अब लास्ट चीज़ आती है कि थैंक यू मोशन कब पास कराया जाता है? सो बेसिकली थैंक यू मोशन हम प्रेसिडेंट को करते हैं किस टाइम पे? जब न्यू लोकसभा फॉर्म होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब न्यू ईयर का जो पहला सेशन होता है। अब जो न्यू ईयर के जो बजट सेशन होने लगे हैं, सेशन क्या है? ये बजट सेशन है। तो अब जो बजट सेशन होता है वो लगभग आपका 1 फरवरी के राउंड होता है, क्योंकि जब भी कोई भी बिल लाया जाता है तो उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है 2-3 महीने का, तो इसलिए अब थोड़ा जल्दी करने लग गए हैं। तो ये है, तो एक तो जब नई लोकसभा बनेगी और एक जब नई ईयर होगी तो प्रेसिडेंट जाकर सदन में बोलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में समझाएगा। तो ये आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये
सारा हो गया आपका। पार्लियामेंट्री मोशंस जितने भी थे वो सारे मैंने कवर करवा दिए, थोड़ा ज़्यादा ही करवा दिए। पार्लियामेंट्री मोशन तो कब का ख़त्म हो गया, कटा ना, नो कॉन्फिडेंस तक ही ख़त्म हो गया। यहाँ तक है आपका पार्लियामेंट्री मोशन वाला, ठीक है। ये तो थोड़ा सा अलग था। सो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वेदर इट इज़ डिफेंस, वेदर इट इज़ एनी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बस नॉलेज नॉलेज एंड नॉलेज। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। ओके।